नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। आज अपन देख रहे हैं आपके एमए फाइनल के इंटरनेशनल लॉ, जो आपका जो ऑप्शन सब्जेक्ट है, इसमें अपन आज देखेंगे राज्यों की मान्यता, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। इसके संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं कि ये एक राज्य दूसरे राज्य को मान्यता कैसे प्राप्त करता है, कैसे देता है, और उस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय जगत में किस तरीके से अपनी व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त होती है। व्यक्तिगत स्तर पर, उसके तत्वों के आधार पर, उसकी सक्रियता के आधार पर और उसकी समस्त क्षमताओं के आधार पर। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स के संदर्भ में तो अपन ये देखते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। ये अपन सब जानते हैं। इन राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में से हम यहाँ विस्तृत इनकी चर्चा नहीं करेंगे। अपन को सिर्फ ये देखना है कि 4 आवश्यक तत्वों में जनसंख्या आती है, भूभाग आता है, सरकार तथा संप्रभुता शक्ति आती है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से राज्य की अन्य राज्यों से मान्यता भी आवश्यक है, क्योंकि ये 4 तत्व तो एक राज्य के हुए अपने अंतर्गत, और मान्यता एक बाहरी मामला आ गया। तो इसमें अपन अन्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर ही किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समाज का सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना जा सकता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से मान्यता को राज्य का 5वां तत्व कहा जा सकता है। जिस तरीके से जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता है, तो 5वां तत्व और इसमें अपन मान्यता को शामिल कर सकते हैं। अपन अब आगे देख रहे हैं राज्य की मान्यता का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसकी क्या महत्व है, क्या इसकी स्थिति है। तो अपन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से राज्यों की मान्यता एक विशेष महत्व रखती है। मान्यता द्वारा एक नए राज्य के अस्तित्व या नई सरकार के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, और मान्यता प्रदान करने वाला राज्य उसके साथ संबंध स्थापित करने का निर्णय लेता है। जब तक एक राज्य को दूसरे राज्यों की मान्यता प्राप्त नहीं होती, तब तक वह अंतर्राष्ट्रीय समाज का सदस्य नहीं माना जाता। अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता का इसलिए भी महत्व है कि इसके कुछ प्रभावकारी परिणाम होते हैं। ये जो प्रभावकारी परिणाम होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो अपन देखते हैं। इसमें पहला इसका प्रभावकारी परिणाम आता है, मान्यता द्वारा राज्य अन्य राज्यों से राजनयिक संबंध तथा संधि स्थापन की क्षमता प्राप्त कर लेता है। दूसरा आता है इसका महत्व की सीमाओं के भीतर 2 राज्यों के बीच पूर्व स्थापित संधियां स्वतः पुनर्जीवित हो जाती है। जो पूर्व में की गई जो भी संधियां हैं पुनः एक तरीके से नए रूप में प्रकट हो जाती हैं, पुनर्जीवित हो जाती हैं। तीसरा इसका महत्व कि मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य को मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के न्यायालयों में दावा करने का अधिकार भी मिल जाता है। अगला इसका महत्व है कि इसके द्वारा वह अपने लिए तथा अपनी संपत्ति के लिए उसको मान्यता देने वाले राज्य के न्यायाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 5वां, उसको मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित संपत्ति पर, जो कि पहले उसके अलग होने के समय पूर्ववर्ती सरकार की थी, कब्जा मांगने तथा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये इसके महत्व हुए मान्यता के। अब अपन इसके संदर्भ में देखते हैं कि मान्यता का अर्थ क्या है और इसकी कुछ परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ रिकॉग्निशन। तो इसमें अपन जो पहली परिभाषा देखते हैं वो ओपन हिम की है। ओपन हिम के अनुसार केवल मान्यता द्वारा ही कोई राज्य
अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय बनता है। ओपनहाइमर ने कितनी अच्छी परिभाषा दी है कि केवल मान्यता द्वारा ही कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय बनता है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका महत्व बनता है, तभी अंतर्राष्ट्रीय कानून उसके ऊपर लागू होते हैं। प्रोफेसर फैनविक के अनुसार मान्यता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्थित सदस्य द्वारा ऐसे राज्य अथवा राजनीतिक दल के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को स्वीकार करना है जिसके साथ अब तक उसके सहकारी संबंध नहीं थे, जो उसके संबंध पहले नहीं थे उनको स्वीकार करना है। इसमें प्रोफेसर जेसप ने लिखा है कि एक राज्य को मान्यता देना ऐसा कार्य है जिसके द्वारा दूसरा राज्य यह स्वीकार करता है कि जिस राज्य को मान्यता दी जा रही है उसमें राज्य की सभी विशेषताएं उपलब्ध है। ये सभी विशेषताएं उपलब्ध हैं तो उसको मान्यता दी जाए, ऐसा प्रोफेसर जेसप कहते हैं। आगे कैल्सन कहते हैं कि मान्यता को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की विशिष्ट आवश्यकता माना है। एक विद्वान और हुए सोरेनसन ने भी मान्यता को उस कानूनी व राजनीतिक क्रिया का नाम दिया है जो राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व दिलाने और उसमें सहायक होती है। आगे अपन देखते हैं कि कुछ और विद्वान हुए हैं जैसे मार्टिन कैपलान और निकोलस कार्टोजन वरोव। ये भी कहते हैं कि यद्यपि राज्यों के व्यवहार को देखने से ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मान्यता द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन मान्यता कानूनी प्रभाव उत्पन्न करने वाली क्रिया होते हुए भी एक नीतिगत मसला है। इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो उपरोक्त जो ऊपर की जो परिभाषा है इसके संदर्भ में कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मान्यता द्वारा अन्य राज्य यह स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक सत्ता जिसे मान्यता प्रदान की जा रही है राजत्व के गुणों से युक्त है, अर्थात राजत्व गुण उसके अंदर है उस राज्य के अंदर, इसलिए उसको मान्यता प्रदान की जा रही है। मान्यता द्वारा नया राज्य राष्ट्रों के परिवार, जैसे अपना एक परिवार होता है ऐसे राज्य या राष्ट्रों का भी एक परिवार होता है, फैमिली ऑफ नेशंस का सदस्य बन जाता है। मान्यता प्राप्त राज्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व यानी कि इंटरनेशनल पर्सनालिटी प्राप्त हो जाती है। ये इसकी अर्थ और परिभाषा हुए। अपन अर्थ और परिभाषा के बाद अपन देखते हैं मान्यता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्निशन। तो मान्यता के सिद्धांत के संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं इसके कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं। तो मान्यता के संबंध में दो मूल सिद्धांत प्रचलन में हैं। एक तो है, एक सिद्धांत के अनुसार तो क्या है कि मान्यता प्राप्ति के बाद ही कोई समुदाय राज्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है। एक सिद्धांत क्या कहता है कि उसको मान्यता प्राप्त हो जाती है तभी वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक राज्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात वो मान्यता ही राज्य की निर्मात्री है, जन्मदात्री है। और दूसरे सिद्धांत के अनुसार मान्यता से राज्य का निर्माण नहीं होता, वो बिल्कुल इसके विपरीत कहते हैं। तो ये जो मान्यता के संदर्भ में जो दो प्रिंसिपल्स है उसमें हम पहला लेते हैं निर्माणात्मक सिद्धांत। अब निर्माणात्मक जो सिद्धांत है यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता ही राज्य को जन्म देती है। अपन पहले ही कह चुके हैं, जब तक किसी राज्य को मान्यता नहीं दी जाती तब तक न तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय सत्ता होती है और न ही वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय बन सकता है। एक राज्य केवल मान्यता के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय राज्य बनता है, तभी वो इंटरनेशनल पर्सन बन जाता है। तो ये क्लियर है कि जो निर्माणात्मक सिद्धांत है ये कहता है कि किसी भी राज्य को मान्यता मिलने पर ही वो एक अंतर्राष्ट्रीय जगत का सदस्य होता है, एक फैमिली मेंबर होता है और तभी उसको मान्यता प्राप्त होती है उसकी सत्ता को। आगे अपन देखते हैं इसका दूसरा जो सिद्धांत आता है घोषणात्मक या प्रमाणात्मक सिद्धांत। अब ये घोषणात्मक या प्रमाणात्मक सिद्धांत है
कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना और जन्म का उसकी मान्यता से बहुत ही कम संबंध है। ये ऐसे कहते हैं। घोषणात्मक मतलब अपन समझ ही रहे हैं, घोषणा के द्वारा। तो घोषणात्मक सिद्धांत के अनुसार राज्य की सत्ता तो पहले ही विद्यमान थी। यह सिद्धांत कहता है कि घोषणात्मक सिद्धांत यह कहता है कि राज्य की सत्ता तो पहले से ही विद्यमान होती है, पर मान्यता द्वारा उसे प्रमाणिक रूप प्रदान कर दिया जाता है। यानी कि वो विद्यमान तो पहले से ही होता है, लेकिन उसको मान्यता प्रदान जैसे की जाती है तो एक तरीके से वो प्रमाणित हो जाता है। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार मान्यता किसी राज्य को जन्म नहीं देती, किंतु पहले से स्थित राज्य को स्वीकृति प्रदान करती है। ये बिल्कुल क्लियर कहा है कि ये कोई किसी राज्य को जन्म नहीं देती, बल्कि जो पहले से ही जो राज्य स्थापित है उस राज्य को स्वीकृति प्रदान करती है, उसको प्रमाणित करती है कि ये वास्तव में सही है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत इस राज्य को ये महत्व देता है, मान्यता देता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बरादरी का सदस्य बन सके और अंतर्राष्ट्रीय कानून इसके ऊपर लागू हो सकते हैं, और इसकी सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय जगत में महत्व प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के इसके जो दो सिद्धांत हैं, इससे ये स्पष्ट और प्रमाणित होता है। इसमें अपन आगे देखते हैं मान्यता के आधार, अर्थात मान्यता के आधार क्या क्या हैं। तो मान्यता के आधार के संदर्भ में जब अपन देखते हैं तो मान्यता के आधार में यदि किसी नए राज्य को, कोई नया राज्य हो, को मान्यता राजनीतिक कारणों से दी जाती है। ये भी बिल्कुल फैक्ट है कि राजनीतिक कारणों की वजह से उसको मान्यता प्रदान की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम बहुत सारे देशों के संदर्भ में ऐसे उदाहरणों को देखा जा सकता है या देख सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनके पूरा होने पर ही मान्यता दी जाती है। अमूमन ये बात ठीक है, राजनीतिक कारणों से मान्यता दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें भी होती हैं जिनको वो राज्य पूरा करता है, तभी उसको मान्यता प्रदान की जाती है। मान्यता देने के लिए कुछ शर्तें होना उस राज्य के पास आवश्यक है, और ये राज्य के लिए जो आवश्यक जो शर्तें समझते हैं उनमें से पहली शर्त अपन ये मानते हैं कि नए राज्य का स्वतंत्र तथा संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता संपन्न होना, अर्थात उसका बाहरी शक्ति के नियंत्रण में न होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी राज्य है वो पूरी तरीके से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, अर्थात हम जैसे 1947 से पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम अंग्रेजी सरकार के अधीन थे, तो हम इस शर्त को पूरा नहीं कर रहे थे। लेकिन 1947 के बाद जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमारी आंतरिक और बाहरी शक्ति के हम मालिक हो गए और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत देश हो गया, और ये पहली शर्त को पूरा करने लगा, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत ने हमको मान्यता प्रदान की। दूसरा इस तरीके से है कि इस राज्य की सरकार की सुदृढ़ता और स्थायित्व, अर्थात जो इस प्रकार का जो राज्य होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसकी जो सरकार होती है वो सुदृढ़ हो, स्थायी हो, वो अस्थायी न हो। तीसरी जो इसके संदर्भ में जो आवश्यक जो एक तरीके से शर्त है वह इस राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायित्वों को पालन कर सकने की इच्छा तथा सामर्थ्य हो। ये उपरोक्त दोनों शर्तों के बाद में ये बात आती है कि जो देश को मान्यता प्रदान की जाती है या की जा रही है या की जानी है, वो देश क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने के लिए, उन दायित्वों को मानने के लिए, उसके कर्तव्यों को मानने के लिए वो तैयार है। उसकी इच्छा शक्ति और सामर्थ्य उसमें यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को, अंतर्राष्ट्रीय जगत, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो राय है, जो कानून है, और उन कानूनों को पालन करने की क्षमता रखता है, तो उसको हम मान्यता प्रदान कर सकते हैं। ये मान्यता प्रदान करने के आधार माने गए हैं। इसमें मान्यता की दो और कसौटियों के रूप में हम देख सकते हैं, जिसको पहली कसौटी के रूप में अपन देख सकते हैं वस्तुगत कसौटी, जो ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है। अब ऑब्जेक्ट टेस्ट आप समझते हो, ऑब्जेक्ट टेस्ट किसे कहते हैं, अर्थात किसी सरकार को मान्यता देने से पहले संबंधित सरकार की क्षमता को कुछ प्रश्नों की कसौटी पर कसकर देखा जाए। हम कुछ प्रश्नों की कसौटी पर ये कसकर देखें कि इस जो हम इसको मान्यता दे रहे हैं वो राज्य इसमें पूरी तरीके से सफल है या नहीं। जैसे
क्या नई सरकार अपने देश के प्रशासकीय यंत्र पर तथ्यगत नियंत्रण रखती है? पहली बात। अपन आगे ये पूछेंगे, क्या नई सरकार की सत्ता का विरोध नहीं किया जाता, यानी कि उस देश में कोई नई सरकार का कोई विरोध तो नहीं हो रहा, उसका विरोधी धड़ा तो बहुत बड़ा नहीं है, या नई सरकार किसी सैनिक तानाशाह स्थापित कर ली हो और जो हमको लग रहा है अस्थायी हो और उसका देश में बहुत बड़ा विरोध हो रहा हो, तो ये उपयुक्त नहीं होगा। आगे अपन देखते हैं, क्या नई सरकार को अपने देश के भारी जनमत का समर्थन प्राप्त है? ये हमको बहुत जरूर देखना है, क्योंकि भारी जनमत का यदि समर्थन प्राप्त है तो वो सरकार स्थायी कहलाती है। यदि सकारात्मक उत्तर मिले, अर्थात अपन ने जो ऊपर के जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं ये अपन ने लिए उस देश के संदर्भ में, और हमको यदि सकारात्मक उत्तर मिल जाए तो संबंधित सरकार को मान्यता दी जा सकती है। ये पहली कसौटी है प्रिय छात्रों छात्राओं। दूसरी इसकी जो कसौटी आती है वो है आत्मगत कसौटी, सब्जेक्टिव का टेस्ट है ये। और सब्जेक्टिव जो टेस्ट है वो है आत्मगत कसौटी के आधार पर देखा जाता है कि सरकार अपने राज्य के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों को पूरा करने की इच्छा रखती है या नहीं। वही अपन इस पर डिस्कस पहले कर चुके हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हैं, जो दायित्व हैं, उन कानूनी दायित्वों को पूरा करने की इच्छा शक्ति रखती है या नहीं रखती, उसकी ये आत्मगत कसौटी के आधार पर हम उसको इस तरीके से परख सकते हैं। और यदि हमको इन उपरोक्त आधार पर लगता है कि ये राज्य पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान लेगा, इसकी इच्छा शक्ति है, इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या अंतर्राष्ट्रीय परिवार का सदस्य बनने लायक है, इसमें वो सारी योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, इच्छाएं हैं, और जनता इस राज्य की, इस गवर्नमेंट के पक्ष में है, तो स्वाभाविक तौर से उसको मान्यता संबंधी जो एक देश की जो एक तरीके से नीतियां हैं, शर्तें हैं, वो स्वीकार कर लेता है, और उसके आधार पर विश्व के या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो देश हैं वो उस राज्य को मान्यता प्रदान कर देते हैं। आज प्रिय छात्र छात्राओं इतना ही, धन्यवाद।